नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने चहेते YouTube चैनल हिंदी विद डॉक्टर डीके पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम जो हिंदी व्याकरण के जो प्रकरण पढ़ रहे थे, इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का बेस बोले तो नींव। प्रमुख रूप से हमने जो टॉपिक पढ़े, जैसे क्रिया है, वाच्य है, ठीक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, प्रविशेषण है, ये हमने पढ़े। और इनसे पहले मानिए या हिंदी व्याकरण का एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रकरण मानिएगा, जिसको हम कहेंगे वर्ण विचार। वर्ण जिस प्रकार एक मानव है, उसके पैर होते हैं, पैरों के बलबूते पर वो चलता है, उसी प्रकार वर्ण विचारों पर सारी हिंदी व्याकरण है वो आधारित है और वो चलती है, गति करती है। चाहे आप संधि पढ़िए, समास पढ़िए, उपसर्ग पढ़िए, प्रत्यय पढ़िए, उसमें यदि आपको वर्ण विचार का ज्ञान नहीं है तो आपका ज्ञान अधूरा है। और इसी अधूरे ज्ञान को आज हम पूरा करेंगे इस क्लास के द्वारा। तो वीडियो में बने रहिएगा, लगातार स्किप करने की गलती न कीजिएगा। यदि आपने स्किप किया तो आपके ये क्लास कोई काम की नहीं। इसलिए मेरा कहना मानते हुए आप इस कक्षा को निरंतर रूप से पढ़ें। चलिए हम चलते हैं वर्ण विचार। देखिएगा, वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण है, उसके भेद और उपभेद क्या होते हैं? हिंदी में वर्ण क्या काम आते हैं? इन सभी बातों को हम प्रमुख रूप से लेंगे आज की इस कक्षा में। तो चलिए हम चलते हैं वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं? देखिए, हिंदी या किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, यानी कि आप बोलते हैं, लिखते हैं, किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया है, जिसका और अधिक विभाजन और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। यानी कि प्रमुख रूप से वर्ण क्या होता है? वर्ण प्रमुख रूप से सबसे छोटी ध्वनि है भाषा की, और ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया है, आगे विभाजन किया जाना संभव नहीं है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिसका अंतिम विभाजन किया जाना संभव नहीं है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे ए का हम लोग विभाजन नहीं कर सकते। कै को मैंने हलंत लिखा है तो कै से मैंने स्वर को अलग ही निकाल दिया है, तो प्रमुख रूप से क्या हो गया? ये वर्ण हो गया। और वर्ण के बाद एक थोड़ी सी आपको कंफ्यूज होता है किसमें? अक्षर में। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि अक्षर और वर्ण में क्या डिफरेंट होता है, क्या भिन्नताएं होती है। तो आप प्रमुख रूप से देखेंगे, जब किसी वर्ण या वर्णों के समूह का उच्चारण जीभ के एक झटके से कर दिया जाता है। यानी कि प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि वर्ण और अक्षर में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, जिसका हम एक झटके से विभाजन कर सकते हैं। आप कहेंगे यहाँ पे भी ए लिखा है और यहाँ पे भी ए लिखा है, तो आपको नोट के रूप में ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं क्यों लिखा है। इसमें मैंने हलंत किया है, किसको? कै को। इसमें मैंने चै को हलंत किया है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए क्या है? ये वर्ण है। और यहाँ पे मैंने इनको बिना हलंत लिखा है, अर्थात ये जो कै है, कै में कै है और साथ में क्या है? ए है। तो यही अंतर किसमें होता है? वर्ण और अक्षर में होता है। इसमें मुख्य बातें आप देखेंगे, सभी स्वर ध्वनियां वर्ण व अक्षर, यानी कि सभी जो स्वर ध्वनियां है वो प्रमुख रूप से किसमें शामिल की जाएगी? वो आपकी वर्ण व अक्षर दोनों श्रेणियों में शामिल की जाएगी। तो देखिए, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो जो स्वर है वो अक्षर और वर्ण दोनों में शामिल आप लोग करेंगे। दूसरी बात, लेखन के आधार पे, यानी कि प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो लेखन के आधार पे तो सभी स्वर है वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। लेखन के आधार पे तो सभी स्वर जो हैं वो क्या कहलाएंगे? वर्ण। और उच्चारण के आधार पे सभी स्वर क्या कहलाएंगे? अक्षर। ये प्रमुख रूप से कुछ
भिन्नताएं हैं किसमें, वर्ण और अक्षर में। लेखन के आधार पे वर्ण और उच्चारण के आधार पे अक्षर कहलाते हैं। वर्ण है वो प्रमुख रूप से दो प्रकार का या दो प्रकार के होते हैं। एक प्रमुख रूप से स्वर होता है और एक क्या होता है, व्यंजन होता है। अब हम चलते हैं स्वर की ओर। स्वर क्या है, जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों से उठी हुई वायु या श्वास वायु हमारे मुख में आकर के बिना किसी रुकावट या बिना किसी बाधा या व्यवधान या संघर्ष के एक झटके से मुख से बाहर निकल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर है वो कहते हैं। यानी कि जब ध्वनि का उच्चारण करने पर, अर्थात जब किसी भी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु हमारे मुख में आकर बिना किसी रुकावट, व्यवधान या बाधा संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है, तो वो क्या कहलाती है, स्वर ध्वनियां कहलाती है। और हमारे मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां हम अलग रूप में परिभाषा में देखें तो हमारे मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां है वो क्या कहलाती है, वो हमें स्वर हम कह सकते हैं। और आप ही ध्यान रखेंगे, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने गए हैं। यानी कि सबसे पहले ये बात आती है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आप कहेंगे 11। संस्कृत में कितने होते हैं, 13। कौन कौन से 11 होते हैं देखिएगा, ए, आ, ई, उ, री, उसके बाद ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद ओ, उसके बाद औ। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये स्वर ध्वनियां वो हिंदी में स्वीकार की गई है। और अब हम चलते हैं आगे। देखिएगा, हमने प्रमुख रूप से स्वर, अक्षर और जो आपके स्वरों के वर्गीकरण के बारे में हम ही पढ़ते हैं। उससे पहले हमें जानेंगे कि हिंदी भाषा का निर्माण कैसे हुआ है। संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश से हिंदी बनी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो संस्कृत भाषा है उसमें प्रमुख रूप से 9 जो स्वर होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। और वो मूल स्वर 9 माने गए, वो है ए, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। इसके अलावा आ, ई, उ, री, ये जो 4 हैं वो और माने गए हैं। कुल स्वरों की संख्या 13 और मूल स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। इसी प्रकार पाली और प्राकृत की बात करें तो इसमें लोग 10-10 हम लोग स्वर है वो मानते हैं। और अपभ्रंश में प्रमुख रूप से जो 8 स्वर ध्वनियां है वो मानी गई है। और हिंदी में हमने देख ही लिया था कि 11 स्वर ध्वनियां वो मानी गई है। ये आपको बहुत कब किताबों में और YouTube चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने एक सारगर्भित तरीके से, चाहे टाइम हमें ज्यादा लगे परंतु वर्ण विचार का टॉपिक हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है और वो भी सारगर्भित तरीके से विस्तृत रूप से पढ़ना आवश्यक है। इसीलिए मैंने इसके अलग अलग भेद है वो स्वीकार किए हैं और लिए हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम प्रमुख रूप से 5 रूपों में देखेंगे। 5 रूपों में किस रूप में, मात्रा काल के आधार पे, ये देखिए सबसे पहले। इसके बाद हम देखेंगे उच्चारण के आधार पे। उसके बाद हम देखेंगे जीवा के उत्थापित भाग के आधार पे। उसके बाद होठों की गोलाई के आधार पे और उसके बाद मुखाकृति के आधार पे। अब सबसे पहले हम देखेंगे मात्रा काल के आधार पे। तो मात्राएं कितनी होती है, हिंदी में मात्राएं 3 मानी गई है, 1 2 3। यानी कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं, यानी कि जो छोटे या लघु स्वर होते हैं उसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि एक मात्रा या एक मात्रा का समय इसके बोलने में लगता है। और इनकी संख्या 4 मानी गई है, ए, ई, उ, री। उसी प्रकार हम बात करें दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर है जिनको स्विफ्ट स्वर भी बोला गया है और दीर्घ स्वर है उसको द्विमात्रिक स्वर भी हम लोग कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर का मतलब है कि 2 मात्राओं का समय जिसमें लगता है। इसमें 7 माने गए हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी कि ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ स्वर कितने, 7। अब इनको स्विफ्ट स्वर भी माना गया है, यानी कि द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर है, इसको प्रमुख रूप से हम लोग 2 भागों में मानते हैं। यानी कि दीर्घ स्वर है वो समानाक्षर और संध्याक्षर में
परिवर्तित होते हैं। जो समानाक्षर है वो आ, यानी कि देखिए आ किससे बना है, ए प्लस ए से। बड़ी किससे बनी है, ई प्लस ई से। ऊ किससे बना है, बड़ा, ऊ प्लस ऊ से। इसीलिए इसको क्या माना गया है, समानाक्षर, यानी कि समान रूप से अक्षर इसमें काम आते हैं और एक बड़ा बन जाता है। जैसे ए प्लस ए आ, ई प्लस ई बड़ी। इसी प्रकार प्रमुख रूप से इनकी संख्या 6 मानी गई है। जैसे ए आ, छोटी बड़ी, ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है। संध्यक्षर जो है वो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के स्वरों के योग से बनने वाले दीर्घ स्वर है वो संध्यक्षर अथवा संधि स्वर कहलाते हैं। ये जो है देखो ए, आई, ओ, औ, ये जो है वो प्रमुख रूप से अलग अलग स्वरों से बना है। जैसे ए किससे बना है, ए प्लस ई से बना है। इसी प्रकार हम बात करते हैं आई की, तो ये जो आई बना है वो बना है ए और ए से। ये किससे बना है, ए प्लस ए से। इसी प्रकार जो ओ है वो किससे बना है, वो बना है ए प्लस ऊ से। जो औ बना है वो बना है ए और ओ से। यानी इस प्रकार से प्रमुख रूप से आप लोग देखोगे तो आपके संध्यक्षर है वो बने हैं। प्लुत स्वर क्या होते हैं, देखिए सामान्य से 3 गुना समय जहां लगता है वो प्लुत स्वर है वो माने गए हैं। जिस प्रकार ये देखिए कोई भी चीज हम लिखते हैं, जैसे ए लिख दिया हमने, और इस प्रकार से जो 3 लिख करके नीचे हम डंडी घुमा करके लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो क्या कर सकते हैं, वो आप प्लुत स्वर लिख सकते हैं। महर्षि पाणिनि ने ये विभाजन है वो किया था, और सर्वप्रथम महर्षि पाणिनि के द्वारा स्वरचित उनकी रचना अष्टाध्यायी में इस चीजों का वर्णन किया गया। 2 नंबर पे क्या है, उच्चारण के आधार पे। उसमें क्या होते हैं, उच्चारण के आधार पे देखिए यूट्यूब पे या किताबों में ये विस्तृत रूप से कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो वीडियो को स्किप नहीं करें। यदि आपको वर्ण विचार ढंग से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो आप इसको पूरा देखोगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अनुनासिक, अनुनासिक में क्या होता है, श्वास वायु है, जब इसका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु मुख और नासिका, नाक और मुख के दोनों के द्वारा निकलती है। और ये देखिए किसी भी स्वर के ऊपर हम जब चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देते हैं तो वो अनुनासिक स्वर है वो कहलाता है। अब अनुनासिक, इसमें क्या है, अनुनासिक, इसमें क्या है, अननुनासिक, अन यानी नहीं के रूप में। अन इसमें क्या है, आपका उपसर्ग है। श्वास वायु केवल मुख से बाहर निकलती है, जिसमें क्या होगा, चंद्र बिंदु नहीं होगा, साधारण सा स्वर लिखा जाएगा, वो क्या है, अननुनासिक। अब हम करते हैं आगे के भेदों पर विचार। तीसरा जो प्रकार है स्वर का, जिह्वा यानी जीभ के उत्थापित भाग के आधार पे। जीभ के 3 आधार माने गए हैं, 3 भाग माने गए हैं। जैसे ये जीभ है आपकी, मान लो ना, इसके आगे का भाग अग्र स्वर है, इसमें सर्वाधिक कंपन जब होता है, यानी कि ये जब स्वर उच्चारित करते हैं ई, ए, आई, ये जब उच्चारित करते हैं तो अग्रभाग, जीभ के आगे का भाग सर्वाधिक कंपन है वो करता है। अब इसके क्या, बीच का भाग, यानी कि हमारा जो भाग जुड़ा हुआ है जीभ का मुख से, वो और आगे के भाग से बीच का जो भाग है वो क्या है, मध्य या केंद्रीय स्वर। ये प्रश्न आया हुआ है, बार बार पूछा गया है कि निम्न में से केंद्रीय स्वर है, तो ये क्या है। और ये बीच का जो भाग है वो ज्यादा कंपन करेगा, तो इसलिए क्या कहते हैं उसको, मध्य या केंद्रीय स्वर है हम कहेंगे। उसके बाद पस, यानी जो जुड़ा हुआ भाग है हमारे मुख के, है ना, जीभ का, उस भाग से, पस यानी पीछे का भाग, उससे जो उच्चारित सबसे ज्यादा कंपन होगा वो कौन कौन सा होगा, स्वर आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। यानी कि ये 4 हैं और ये 5 हैं और ये क्या है 6। यानी कि ए है मध्य केंद्रीय स्वर, ए एक, अग्र स्वर है वो 4, ए, बड़ी, ए और आई। पस स्वर है आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। उसके बाद देखो ओष्ठों की गोलाई के आधार पे, यानी देखिए जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ है वो क्या करते हैं, ज्यादा गोलाई हो जाते हैं, ज्यादा चौड़े हो जाते हैं। उस आधार पे हम देखेंगे तो प्रमुख रूप से हमें 2 प्रकार के हमारे स्वर नजर आएंगे। तो वृत्ताकार, देखिए वृत्ताकार जो प्रमुख रूप से में क्या होता है, उच्चारण करने पर होठों का आकार लगभग गोल सा हो जाता है, यानी वृत्त के जैसा हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूं ऊ, मैं बोलूंगा ऊ, ओ, औ, तो क्या होता है, हमारे होठों का आकार क्या है, गोल सा नजर है वो आता है, वो क्या कहलाता है, हमारा वृत्ताकार स्वर हम लोग कह सकते हैं। बात करते हैं हम तो अवृत्ताकार, इसमें क्या होता है, उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल नहीं होकर के होठों का ऊपर नीचे फैल जाना। देखिए जैसे मैं बोलता हूं ए, आ, देखिए मैंने बोला ऊपर में क्या बोला,
ऊ, तो देखिए गोल हो गए ना। अब मैं बोलता हूं क्या ए, तो होठ है वो आगे पीछे फैल जाते हैं, वो क्या है वृत्ताकार। इसमें क्या आएगा ए, आ, ई, ए और आई, ये प्रमुख रूप से इसमें आ जाएंगे। अब देखिए मुखाकृति के आधार पे, यानी मुख की जो आकृति होती है, यानी कि मुख की आकृति का मतलब मुख क्या होता है, उच्चारण करने पर मुख का सबसे कम खुलना, अधिक खुलना, कम खुलना, कम से कम खुलना, कम से ज्यादा खुलना। इस आधार पे हम देखेंगे मुखाकृति के आधार पे तो 4 प्रकार के हमारे स्वर हैं, वो है एक है समृद्ध, जिसमें मुख क्या करता है, समृद्ध में, समृद्ध जो है उसमें प्रमुख उच्चारण करने पर मुख का सबसे कम खुलना, मुख है वो सबसे कम खुलता है, वो क्या है ई, बड़ी, ऊ और ऊ। विवृत सबसे ज्यादा, यानी मुख ज्यादा खुलता है, वो क्या है आ, अकेला, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अर्ध समृद्ध, इसमें क्या है समृद्ध से ज्यादा, यानी समृद्ध का जब उच्चारण करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा हमारा मुख खुलता है, वो क्या हो गया ए और ओ। उसके बाद है अर्ध विवृत, विवृत जिसका देखिए विवृत ये है, उसका जब उच्चारण करते हैं उससे थोड़ा कम हमारा जब मुख खुलता है तो वो क्या कहता है अर्ध विवृत कहलाता है। इस आधार पे मैंने प्रमुख रूप से 5 आधार पे आपको स्वरों का विभाजन है वो बताया है, मात्रा काल के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पे, ओष्ठों की गोलाई के आधार पे और मुखाकृति के आधार पे। आपको कोई भी टॉपिक यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बुक में देख लीजिए, इतने विस्तृत रूप से कोई भी नहीं पढ़ाया गया होगा। इसलिए आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी तक पहुंचता रहे या आसानी से आप तक पहुंच जाए। और यदि आप वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया मुझे देते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, तो मुझे बड़ी खुशी होगी और आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो प्रेम है, वो मुझे वीडियो के कमेंट, वीडियो के लाइक और आप अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करते हैं उसके माध्यम से ही पता चलता है। तो हम लोग इसी प्रकार इसी क्रम में नए नए टॉपिक हिंदी के पढ़ते रहेंगे और आपके अपने ज्ञान में क्या होता रहेगा, वर्धन होता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी। इसी क्रम में हम आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए, आगे की कक्षा के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।